रात के उस सुनसान रास्ते पर चार दोस्त अपनी कार में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चारों के दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि शायद पूरे रास्ते की खामोशी भी उसे सुन सकती थी। अचानक धुंध इतनी घनी हो गई कि आगे की सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक अजीब सी ठंडक ने उनके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रूह को छू रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो शायद आपको रात भर सोने न दें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम अर्जुन है और मैं अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने 3 दोस्तों रोहित, समीर और विकास के साथ मनाली की ओर निकल पड़ा। हमारी योजना थी कि हम कुछ दिन की छुट्टी में मनाली की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों का आनंद लें, पर हमें यह नहीं पता था कि इस यात्रा में हम जो अनुभव करने वाले हैं वह हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। पहले दिन की यात्रा और होटल में ठहरना सामान्य रहा। हमने मनाली के बाजारों में घूमकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और कुछ फोटोज भी खींची। पर जैसे ही दूसरा दिन आया, हमारी मजाकिया हंसी और जोश धीरे धीरे डर और रहस्य में बदलने लगा। समीर का छोटे भाई पिछले साल एक सड़क हादसे में मर गया था। उस हादसे के बाद से वह हमेशा थोड़ा उदास और चिंतित रहता था। उसकी आंखों में कभी कभी कुछ ऐसा दिखता था जिसे कोई और नहीं देख पाता। तीसरे दिन हम लोग सुबह होटल से निकलकर रोहतांग पास जाने का निर्णय लिया। गाड़ी में हंसी मजाक और गानों की आवाज थी, पर जैसे ही हम पहाड़ की ओर बढ़े, वातावरण अचानक बदल गया। धुंध इतनी घनी हो गई कि सामने की सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक होटल का रिसेप्शनिस्ट याद आया, जिसने हमें चेतावनी दी थी, सुनो, कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे पहले वापस लौट जाओ। हमने मजाक में उसे टाल दिया और सोचा कि यह सब बस पुरानी लोक कथाएं हैं। जैसे ही हम रोहतांग की ओर बढ़े, सड़क के किनारे एक अजीब पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर इस बार सबसे अजीब बात यह थी कि पत्थर पर एक व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वह बस वहां बैठा और हमें देख रहा था। हमने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ मिनट बाद वही पत्थर फिर से दिखाई दिया और उसी व्यक्ति की मौजूदगी ने हमारी हिम्मत पर सवाल खड़ा कर दिया। रोहित ने कहा, शायद हम गलत रास्ते पर हैं। समीर ने कुछ और देखा था। उसके अनुसार पत्थर के पास एक काला घोड़ा खड़ा था जो बस हमारी कार को देख रहा था। उस समय चारों का दिल तेजी से धड़क रहा था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही हम आगे बढ़े, धुंध और ठंडक लगातार बढ़ती जा रही थी। रात का अंधेरा हमारे चारों ओर फैल चुका था। धीरे धीरे रास्ता सुनसान और खतरनाक लगता गया। हमें अब एहसास होने लगा कि यह यात्रा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति के खेल का हिस्सा बन चुकी थी। हमारी कार की लाइट्स फॉग में झिलमिला रही थी। अचानक गाड़ी के सामने वही पत्थर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस पर कोई नहीं बैठा था। केवल धुंध और अंधेरा था। मन में डर और तनाव की लहर दौड़ गई। यह एहसास कि हम अब किसी मायावी जाल में फंस चुके थे हमारे चारों दोस्तों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। हमने अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध ली और ध्यान से सड़क पर नजरें टिकाई। हर छोटे छोटे आवाज ने हमें झकझोर दिया। अचानक समीर ने गहरी आवाज में कहा, देखो, कोई हमारे साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो, पीछे मत देखना। उसकी आवाज में डर और पसीना साफ झलक रहा था। हमारी सांसें तेज हो गईं और हर आंख में सवाल था कि आखिर क्या हो रहा है। रास्ते पर चलती कार, घनी धुंध, अंधेरा और उस पत्थर की बार बार दिखाई देने वाली उपस्थिति ने हमारी रूह तक हिला दिया। अब हमारी यात्रा सिर्फ मनोरंजन की नहीं रह गई थी। यह एक असली डरावनी कहानी बन चुकी थी, जहां हर मोड़ पर रहस्य और खौफ हमारा इंतजार कर रहा था। हम धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाते रहे। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि सामने की सड़क, मोड़ या कोई निशान कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य आंखें हमें देख रही हैं। अचानक समीर ने अपनी हाथ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, गाड़ी के बगल में कोई चल रहा है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए, पर जब हम ध्यान से देखने की कोशिश करते, वह हमेशा गायब हो जाता।
हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ पहाड़ों और धुंध में नहीं फंसे हैं। किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे चारों ओर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। रोहित ने धीरे से कहा, शायद ये वही छाया है जिसकी बातें होटल वाले कर रहे थे। लेकिन हम सभी इसे सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं थे। डर और संदेह की एक अजीब मिश्रित भावना हमारे दिलों में घर कर गई थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, कार के आगे वही पत्थर दिखाई दिया। मनाली 28 किलोमीटर। इस बार हम सब ने देखा कि उस पत्थर पर कोई नहीं बैठा था, पर एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी बच्चे की हंसी, दूर से सुनाई दी। वह हंसी इतनी मासूम थी कि शुरुआत में हमने इसे अनसुना करने की कोशिश की, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, वह हंसी लगातार हमारे चारों ओर घूमने लगी। अचानक विकास ने चिल्लाकर कहा, रोहित, पीछे देखो। रोहित ने पीछे देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। कार के पीछे एक लड़का चल रहा था। उसके कपड़े पुराने और मिट्टी से सने हुए थे। चेहरे पर चोटों के निशान और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह भाग नहीं रहा था, बस हमारी गति के साथ चल रहा था। चारों के दिल एक साथ धड़कने लगे। समीर ने सुझाव दिया, शायद इसे हमारी मदद चाहिए। वह धीरे धीरे कार की खिड़की खोली और लड़के की ओर देखता रहा, पर जैसे ही उसने इसे देखा, लड़का अचानक पीछे हट गया और धुंध में विलीन हो गया। उस बात पल हमारे चारों के मन में एक अजीब डर बैठ गया। क्या यह कोई भूत था या किसी की आत्मा? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं। शायद हमें होटल वाले की सलाह मान लेनी चाहिए थी। धुंध और अंधेरा लगातार बढ़ रहे थे। रास्ता इतना सुनसान और खतरनाक हो गया था कि हर मोड़ पर हमें अपनी जिंदगी का एहसास हो रहा था। कार की गति धीमी थी, पर हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रही थी। अचानक विकास ने देखा कि सड़क के किनारे एक काला घोड़ा खड़ा है। घोड़े की आंखों में अजीब चमक और शरीर की मुद्रा में कुछ असामान्य था। वह बस हमें देख रहा था और जैसे ही हमने कार की गति बढ़ाई, घोड़ा धीरे धीरे हमारे साथ चलता रहा। समीर की आवाज कांप रही थी, हम अब किसी मायावी शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। चारों ने एक दूसरे को देखा और मन में डर और आश्चर्य का मिश्रण महसूस किया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्य से कैसे बाहर निकला जाए। रात का समय गहराता गया। धुंध, ठंड और खामोशी ने हमारे चारों को मानसिक रूप से थका दिया। हर छोटी आवाज, पत्तों की सरसराहट और पत्थरों की हल्की खटखट हमें डराने लगी। अचानक कार के रियर व्यू मिरर में हमें वह लड़का दिखाई दिया। वह अब हमारी गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा था। उसके हाथ में कोई खिलौना था और चेहरे पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, बस अब इसे देखना बंद करो, सीधे आगे देखो। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़के ने बस मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उस मासूम हंसी और चोटों वाले चेहरे ने हमारे चारों के दिलों में अनिश्चित भय पैदा कर दिया। हम सब शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, पर मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। रात के लगभग 11 बजे थे और हम थक कर लगभग टूट चुके थे। कार की खिड़कियों से बाहर देखते ही कोई और दिखा नहीं, केवल धुंध, अंधेरा और वह रहस्यमयी हवा थी जो हमारे चारों ओर मंडरा रही थी। अब हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे। किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी यात्रा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हमने तय किया कि होटल वापस लौटना ही सुरक्षित रहेगा, पर जैसे ही हम आगे बढ़े, कार के सामने वही पत्थर आया। मनाली 16 किलोमीटर। इस बार हमें राहत महसूस हुई। लगता था कि हम अब अपने गंतव्य के करीब पहुंच चुके हैं। रोहित ने धीरे से कहा, शायद अब हम सुरक्षित हैं, पर मन में डर और रहस्य की गूंज अभी भी बनी हुई थी। जैसे ही हम होटल पहुंचे, रात की खौफनाक ऊर्जा हमारे चारों से धीरे धीरे हटने लगी, पर मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। वह लड़का कौन था और क्यों वह हमारी कार के पीछे लगातार चल रहा था? यह रहस्य हमारे दिलों में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया। होटल की रात्रि धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों दोस्त थके हुए थे, पर मन में डर की लहर अभी भी बनी हुई थी। अर्जुन, रोहित, समीर और विकास अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। हर कोई अपने अनुभव को हजम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी पूरी तरह शांत नहीं था।
कमरे की खिड़कियों से बाहर अंधेरा और पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर आती रही। करीब 3 बजे अर्जुन अचानक जागा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, पर तभी उसने महसूस किया कि किसी ने धीरे धीरे कोई लोरी गाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में यह आवाज बहुत ही धीमी थी, मानो किसी बच्चे के कमरे में से आ रही हो। पर जैसे ही अर्जुन ने ध्यान दिया, उसे समझ आया कि यह आवाज सीधे समय यानी समीर की ओर से आ रही थी। समीर अपने आप में खोया हुआ था। उसके होंठ हिल रहे थे और वह किसी छोटे बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। उसकी आवाज मासूम थी, पर चेहरे पर जो भयावह बदलाव आया था वह असाधारण था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और गले पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। वह मुस्कुरा रहा था, पर उस मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी। वह एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी जो किसी बुरे आत्मा की मौजूदगी की पुष्टि कर रही थी। अर्जुन और रोहित डर के मारे अपने सांस रोककर उसे देख रहे थे। विकास ने धीरे से कहा, हमें इसे होश में लाना होगा। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। पर जैसे ही उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, समीर अचानक पीछे हट गया। उसकी हर हरकत में अजीब और डरावना संकेत था। हम सभी ने महसूस किया कि जिस लड़के को हमने रोहतांग पास पर देखा था, वह शायद समीर के अंदर प्रवेश कर गया था। वह बच्चा अब केवल बाहर से नहीं, बल्कि समीर के माध्यम से हमारे चारों के सामने था। मन में खौफ की लहर दौड़ गई। हर पल ऐसा लग रहा था कि वह अदृश्य शक्ति अब हमारे कमरे में भी मौजूद है। अर्जुन ने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और होटल के रिसेप्शन को फोन करने की कोशिश की, पर फोन की लाइनें काम नहीं कर रही थीं। बिजली की हल्की झपकियां और कमरे की हवा में एक अजीब सिहरन ने हमारे चारों को और अधिक डराया। जैसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक समीर ने जोर से कहा, अगर मैं रात को खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम मेरी मदद करोगे ना? उसकी आवाज अब किसी बच्चे जैसी मासूम नहीं थी। यह किसी आत्मा की आवाज लग रही थी। हमने तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश की, पर वह बेहोश हो गया और कमरे में केवल उसकी लोरी की आवाज रह गई। चारों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। हमें महसूस हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। वह रहस्यमयी शक्ति अब पूरी तरह से हमारे चारों के जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। सुबह होते ही हम सभी ने होटल वाले की बात मानकर एक पंडित के पास जाने का निर्णय लिया। पंडित ने जैसे ही समीर को देखा, उसकी आंखों से साफ हो गया कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। उसने तुरंत झाड़ फूंक शुरू की और एक पूजा की। पूजा के दौरान समीर ने बहुत उल्टी की। उन उल्टियों में से काला और गाढ़ा लिक्विड निकला। यह देखकर हम सभी सहम गए। पंडित ने बताया कि किसी अपने की हाल ही में मृत्यु के कारण समीर के अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी। वह आत्मा अब उसे नियंत्रित कर रही थी और किसी अज्ञात शक्ति के अधीन बना रही थी। पूजा और झाड़फूंक के बाद समीर धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसकी आंखों में भय कम हुआ और चेहरा शांत दिखाई देने लगा। हम सभी ने राहत की सांस ली, पर रात की खौफनाक यादें, रोहतांग पास पर उस लड़के की उपस्थिति और समीर के अंदर जो अजीब बदलाव आया था, वह हमेशा हमारे मन में बसा रह गया। उस अनुभव ने हमें सिखाया कि कभी कभी प्रकृति की सुंदरता और रहस्य इतने करीब होते हैं कि हमारी हिम्मत और समझ दोनों को चुनौती दे जाते हैं। उस दिन के बाद हम सभी ने तय किया कि कभी भी पहाड़ों और सुनसान रास्तों में बिना सतर्कता के यात्रा नहीं करेंगे। हमें समझ में आया कि हर जगह की खामोशी, हर धुंध और हर अजीब संकेत केवल प्राकृतिक नहीं होते। कई बार वे किसी अदृश्य शक्ति का हिस्सा होते हैं। समीर अब पूरी तरह से सामान्य था, पर रात को जब हम सोते तब उसकी लोरी की आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती। वह मासूम आवाज अब भी किसी बुरी आत्मा की याद दिलाती थी। हम जानते थे कि उस रात की घटनाएं केवल हमारे अनुभव नहीं थीं, बल्कि एक वास्तविक डर और रहस्य का हिस्सा थीं। हमने मन में ठान लिया कि इस कहानी को किसी से साझा करना नहीं चाहिए, पर समय के साथ यह डर और रहस्य हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। रोहित और विकास भी अब पहाड़ों की यात्रा में अधिक सतर्क रहने लगे। हमें एहसास हुआ कि कभी कभी केवल देखना, सुनना और महसूस करना ही पर्याप्त होता है। अंधेरी रात, घनी धुंध, रहस्यमयी पत्थर और उस लड़के की उपस्थिति ने हमारे चारों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हम अब जानते थे कि कभी भी कोई यात्रा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती,
कहीं ना कहीं हर अनुभव के पीछे कोई अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति काम करती है। रात के उस अनुभव ने हमें डर, रहस्य और वास्तविकता का अद्भुत मिश्रण सिखाया। हमने महसूस किया कि भय केवल देखने और सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आता है। और जो अनुभव हमने रोहतांग पास पर किया, वह हमारे लिए हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया। होटल की रात्रि धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों दोस्त थके हुए थे, पर मन में डर की लहर अभी भी बनी हुई थी। अर्जुन, रोहित, समीर और विकास अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। हर कोई अपने अनुभव को हजम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी पूरी तरह शांत नहीं था। कमरे की खिड़कियों से बाहर अंधेरा और पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर आती रही। करीब 3 बजे अर्जुन अचानक जागा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, पर तभी उसने महसूस किया कि किसी ने धीरे धीरे कोई लोरी गाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में यह आवाज बहुत ही धीमी थी, मानो किसी बच्चे के कमरे में से आ रही हो। कुछ दिन बाद हम चारों फिर से होटल में बैठकर उस रात की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मन में अब भी डर और अविश्वास दोनों थे। अर्जुन ने कहा, हमें समझना होगा कि वह लड़का केवल एक भूत या आत्मा नहीं था। उसने समीर में प्रवेश करके हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। समीर अब सामान्य दिख रहा था, पर उसकी रात की आदतें बदल गई थीं। अक्सर वह रात को अकेले उठ जाता, खिड़कियों की ओर देखता और धीरे धीरे लोरी गाता। उसकी आवाज में अब भी वही अजीब सा धुन था जो हमें उस रात की याद दिलाती। हम चारों ने तय किया कि इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में हम अक्सर महसूस करते कि रोहतांग पास और मनाली की घाटियां केवल खूबसूरत नहीं हैं, वे किसी रहस्यमयी शक्ति के केंद्र हैं। धुंध, ठंडक और अजीब आवाजें अब भी कभी कभी हमारे चारों को डराती। कभी कभी अर्जुन अकेले कमरे में खड़ा होकर खिड़की की ओर देखता और कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में वही डर और चेतावनी साफ दिखाई देती। एक रात लगभग 3:30 बजे अर्जुन अचानक जागा। कमरे में वही हल्की लोरी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि समीर फिर अपने आप में खोया हुआ है। उसके चेहरे पर छोटे लाल आंखें और वही डरावनी मुस्कान थी। लेकिन इस बार उसने खुद को शीशे में देखा और अपनी आवाज में वही मासूम लोरी गाई। हमने तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश की, पर वह बेहोश हो गया और कमरे में केवल उसकी लोरी रह गई। उस पल हमें एहसास हुआ कि जो बुरी आत्मा समीर में प्रवेश कर चुकी थी, वह अब भी कहीं न कहीं सक्रिय थी। हमने तुरंत होटल के पंडित को बुलाया। पंडित ने जब समीर को देखा तो उन्होंने झाड़ फूंक और पूजा की। इस बार प्रक्रिया और भी लंबी और कठिन थी। समीर ने कई बार उल्टियां की और उसके शरीर से काला गाढ़ा लिक्विड निकला। पंडित ने बताया कि अब यह आत्मा पूरी तरह समाप्त हो गई है। समीर धीरे धीरे सामान्य हुआ और उसकी आंखों में भय की झलक भी कम हो गई। उस घटना के बाद हम सभी ने महसूस किया कि कभी-कभी इंसान केवल देखने और सुनने से डरता नहीं, बल्कि अनुभव करने से डरता है। उस रात की घटनाएं केवल भय की कहानियां नहीं थीं, बल्कि वास्तविकता का हिस्सा थीं। हम चारों के लिए यह अनुभव अब हमेशा के लिए यादगार बन गया। समीर अब पूरी तरह से सामान्य है, पर रात को उसकी लोरी की आवाज कभी कभी हमें याद दिला देती है कि वह रात केवल हमारी यात्रा की नहीं थी, वह रात एक रहस्यमयी शक्ति की चेतावनी भी थी। अब हम जानते हैं कि कभी भी खूबसूरत घाटियों और सुनसान रास्तों की सुंदरता के पीछे छिपा हुआ रहस्य हमें चौंका सकता है। हमने मन में ठान लिया कि आगे कभी भी इस तरह की यात्रा में बिना सतर्कता के नहीं जाएंगे। उस अनुभव ने हमें सिखाया कि भय केवल कल्पना का हिस्सा नहीं होता, वह वास्तविकता का हिस्सा होता है, जिसे महसूस करना और समझना ही असली डर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।